कल हमने लास्ट एवरेज पावर एवरेज इंटेंसिटी तक करा था। एवरेज पावर का क्या फॉर्मूला निकल के आया था स्ट्रिंग पर, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू वी, और इंटेंसिटी का क्या निकल के आया था, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी। ये बात समझ में आती है? ठीक है। इसके बाद ना तुम्हारे पास अगला क्वेश्चन है, क्या दे रखा है, यही आपके पास एक वायर है, क्या है, वायर की नेचुरल लेंथ बोल रखी है एल है। इस फिर कुछ टेंशन की वजह से एक ऐसे पल्स दौड़ने लग गई, कोई बात नहीं, जब ये पल्स दौड़ेगी तो इसकी स्ट्रिंग की लेंथ में कोई खिंचाव आ गया, टेंशन की वजह से आ गया, नहीं आ गया, ठीक है। अब आपको ना वही बताना है कि इसकी लेंथ में एक्चुअली कितना एक्सटेंशन आ गया है। फाइंड द एक्सटेंशन ऑफ वायर ओवर इट्स नेचुरल लेंथ। आपको साथ में क्या गिवन है, यंग्स मॉडुलस वाई है वायर का, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन करोगे ट्राई? सुनो ध्यान से, तुम्हें पता है कि वेव की रफ्तार v है इधर जाने की, सिंपली तुम्हें निकालना है डेल्टा एल। क्या निकालना है? तो क्या लगाओगे, y इज इक्वल टू एफ अपॉन ए अपॉन डेल्टा एल बाई एल। लगाएंगे नहीं लगाएंगे? बाकी सब पता है, खाली एफ चाहिए, किस फोर्स ने इसको खींच दिया, टेंशन। टेंशन निकालनी है तो v इज इक्वल टू अंडर टी बाई म्यू लगा दो, तो यहाँ से टेंशन कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू म्यू वी स्क्वायर, वो यहाँ पुट कर देंगे ऊपर, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, म्यू वी स्क्वायर, और ऊपर l पहुंच जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, a इंटू डेल्टा एल। तो सिंपली डेल्टा एल क्या आ गया, डेल्टा एल इज इक्वल टू म्यू वी स्क्वायर एल अपॉन ए बाई, सिंपली आ गया कि भाई स्ट्रिंग इतनी एक्सटेंड हो गई। सिंपली क्वेश्चन था, बोलो आगे करें। इस बार तुम्हें क्वेश्चन में क्या दे रखा ना, एक रिजिड सपोर्ट से एक स्ट्रिंग लटका दी, स्ट्रिंग का मास दे रखा तुमको 6 किलो, ठीक है, और उससे एक ब्लॉक लटका दिया 2 किलो का, स्ट्रिंग की लेंथ दे रखी 12 मीटर। आपसे बोला गया इसके बिल्कुल बिल्कुल बॉटम मोस्ट पॉइंट पर एक पल्स स्टार्ट होती है। क्या स्टार्ट होती है? पल्स की वेवलेंथ दे रखी है आपको 0.06 मीटर जब ये स्टार्ट हुई, जब ये, अब ध्यान सुनना, जैसे जैसे ये पल्स ऊपर जाती है, जैसे जैसे ये पल्स ऊपर, क्या तुम्हें पता है इसकी रफ्तार बढ़ती है घटती है? बढ़ती है। कल करा था हमने, एक्सेलरेशन आया था g/2, सिर्फ रोप लटकी हुई थी तब। अब ये मास भी आ गया तो इसका कुछ इफेक्ट आएगा। मेरी बात समझ में आई? ठीक है। अब आपसे ये बोला है कि जैसे जैसे ऊपर जाएगी इसकी वेवलेंथ पर क्या फर्क पड़ेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अब सिंपली आपको क्या करना है, आपको लैम्डा 1 पता है, जब ये ऊपर पहुंच जाएगी, जब ये ऊपर, तब आपको लैम्डा 2 निकालनी है, ठीक है। एक चीज ध्यान रखना, जब भी पल्स किसी स्ट्रिंग में इधर से इधर जा रही है, तो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे इसकी फ्रीक्वेंसी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे से ऊपर जाएगी ना, हो सकता है इसकी रफ्तार बढ़ जाए, वेवलेंथ घट जाए, लेकिन फ्रीक्वेंसी विल रिमेन कांस्टेंट। मेरी बात समझ में आ रही है? और हमें पता है v इज इक्वल टू होता है एफ अपॉन एफ लेमडा, v इज इक्वल टू, जब फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहनी है तो v अपॉन लेमडा को भी कांस्टेंट होना, मतलब जब ये नीचे से ऊपर गई तो v बढ़ सकती है घट सकती है, लेमडा बढ़ सकती है घट सकती है, लेकिन v अपॉन लेमडा विल रिमेन कांस्टेंट। जब ऐसा होगा, हमें पता है v इज इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट टी अपॉन म्यू, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, अंडर रूट टी अपॉन म्यू इंटू 1 अपॉन लेमडा इज इक्वल टू कांस्टेंट। और जब ऐसा है तो ये बात तो पक्की है कि यार म्यू तो कांस्टेंट ही है, म्यू तो कांस्टेंट है ना, तो मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं अंडर रूट टी अपॉन लेमडा इज इक्वल टू कांस्टेंट। अगर आप ये बात याद रख सकते हैं तो याद भी कर लें कि जब ऐसे स्ट्रिंग में वेव एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट करती है तो रूट टी अपॉन लेमडा रिमेन्स कांस्टेंट, रूट टी अपॉन लेमडा रिमेन्स। तो सिंपली अब क्या करना है कि हमें पता है यहां से आ गए तो टेंशन चेंज हुई है, ऐसा लिख दूं रूट टी वन अपॉन लेमडा 1 इज इक्वल टू रूट टी टू अपॉन लेमडा 2। ध्यान सुनना मेरी बात, जब ये यहां पर थी पल्स तो इस स्ट्रिंग पर टेंशन कितनी है, इस स्ट्रिंग पर 20 न्यूटन, तो अंडर रूट 20, मैं जी की वैल्यू 10 मान के चल रहा हूँ कैलकुलेशन की सिंप्लिसिटी के लिए, अपॉन में लेमडा 1 अपॉन में 0.06 इज इक्वल टू, जब ये फाइनली यहां पहुंच जाएगी तो कितने टेंशन 80 न्यूटन, तो अंडर रूट 80 अपॉन में लेमडा 2। बोलो, अब इसे आगे आप सॉल्व करेंगे, खुद करते रहो। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत किसी को? अच्छा सुनो, जैसे देखो मान लो कोई लाइट की रे है, वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंसिडेंट हो गई, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो जाकर ऐसे बैंड बैंड हुई, वो एक अलग बात है, ठीक है। मान लो इसकी यहाँ पर रफ्तार थी v1, वेवलेंथ थी लेमडा 1, यहाँ पे रफ्तार हो गई कुछ v2, वेवलेंथ हो गई लेमडा 2। पर ये बात याद रखना कि फ्रीक्वेंसी अगर यहाँ पे f है तो यहाँ पर भी f ही, मतलब कि अगर कोई भी वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में भी प्रोपेगेट कर जाती है तब भी फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। क्यों? क्योंकि फ्रीक्वेंसी तो उसी दिन तय हो गई थी जब ये वेव प्रोड्यूस हुई थी, किसी सोर्स ने इस लाइट वेव को मान लो एमिट किया,
तो एक्चुअली वो भी कहां से एमिट हुई है, ध्यान सुनना, फ्रीक्वेंसी कैसे डिटरमाइन होगी, हो क्या रहा होगा, इस सोर्स के अंदर ऐसे कोई एटम रहा होगा, ऐसे कोई उस एटम की ऐसे शेल्स रही होंगी, और ये लाइट वेव निकली कहां से होगी, किसी एक ऊपर वाली एक्साइटेड स्टेट में से कोई एक इलेक्ट्रॉन नीचे वाली स्टेट में आ गया होगा, जिसकी वजह से लाइट एमिट हुई होगी। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, वो जो लाइट एमिट होती है उसकी फ्रीक्वेंसी कैसे डिसाइड होगी, ध्यान सुनना। तो हमें पता है एनर्जी का फॉर्मूला एच न्यू, कितना, और हमें पता है यहां से उतनी एनर्जी का फोटोन निकलेगा जितनी इन दोनों के बीच में एनर्जी गैप होगा, शेल्स के बीच में। और ये तो प्रिसाइज है ना एकदम, एनर्जी की इस शेल की इतनी, इस शेल की इतनी, तो माइनस करेंगे तो भी एक फिक्स क्वांटिटी आएगी, और उसको इक्वल रख दिया एच न्यू के, एच, तो न्यू की वैल्यू एकदम फिक्स प्रिसाइज आएगी या नहीं आएगी। तो ये फ्रीक्वेंसी तो उसी दिन डिसाइड हो गई जिस दिन इस इलेक्ट्रॉन ने एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में जंप मारा, बाद में चाहे कुछ भी हो फ्रीक्वेंसी उसी दिन डिसाइड हो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो कोई भी वेव हो, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए, स्ट्रिंग के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जाए, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम। मेरी बात समझ में आ गई? अब आगे हम लोग डिस्कस करते हैं दो चीजें, फिक्स्ड एंड और फ्री एंड। फिक्स्ड एंड और फिक्स्ड एंड के सपोर्ट पे ध्यान सुनो। ऐसे मान लो एक रिजल्ट सपोर्ट है, क्या है, मैंने इससे एक स्ट्रिंग ऐसे करके बांध दी, अब इस स्ट्रिंग पे मैंने एक पल्स जनरेट कराई, क्या जनरेट कराई, ऐसे करके एक बार बस झटका देके छोड़ दिया, पल्स ऐसे ट्रेवल करेगी, तो दिखने में ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा, एक पल्स है जो कि इधर की तरफ प्रोपेगेट कर रही है, मैं इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस मान लेता हूं, तो मैं इस पल्स की इक्वेशन लिख सकता हूं y इज इक्वल टू a sin kx माइनस ओमेगा टी। कोई दिक्कत? अब ध्यान सुनना, जब ये रिजल्ट सपोर्ट से धीरे आएगी और यहाँ पे टकराएगी, यहाँ पे, तो ध्यान सुनना, जब ये यहाँ पे टकराती है, जब ये यहाँ पे, तो टकराने के जस्ट बाद, टकराने के ये ऐसे जाती हुई नजर आती है, ऐसे जाती हुई नजर, इसका मतलब कि आई थी ऐसे लेकिन गई, सीधी सी बात है, हुआ क्या, एक डिस्टर्बेंस था जो इससे आया, टकराया और वापस लौट गया। मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं, सिंपल एक स्ट्रिंग मान लो जंगले से, ऐसे करके पल्स छोड़ो, जाएगी वापस, लौट कर नीचे से आएगी। हो सकता है तुम्हें वो ऑब्जर्व थोड़ा सा कम हो, क्यों, क्योंकि प्रैक्टिकली जब हम करते हैं एनर्जी डिसिपेट हो जाती है ना रास्ते में, वो जैसी डिस्टर्बेंस उसको रिजल्ट सपोर्ट को स्ट्राइक करता है तो अपनी ज्यादातर एनर्जी वहीं लूज कर देता है, जबकि हम यहाँ पर ऐसा मान रहे हैं कि ऑन स्ट्राइकिंग, ऑन द, इट डू नॉट लूज एनी एनर्जी, इट डू नॉट लूज एनी। तो अगर इसका पहले एम्पलीट्यूड ए था तो अब भी एम्पलीट्यूड ए ही रहेगा। मेरी बात समझ में? ऐसे लौट के आ जाएगी, जब ऐसे लौट के आएगी तो इसकी वेव की इक्वेशन में कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? पड़ेगा, क्योंकि इसके बाद तो इसकी इक्वेशन ऐसी होनी चाहिए थी कि सीधी जा रही है, जबकि ये तो लौट के आ गई, उल्टी हो गई बिल्कुल, तो इक्वेशन में ऑब्वियसली फर्क। अब कैसे लगेंगे, एक तो ये नेगेटिव डायरेक्शन में हो गई, तो यहाँ पे इन दोनों के साइन सेम सेम हो जाएंगे, हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, तो ऐसे लिख दूं a sin kx प्लस ओमेगा टी। पर ये तो भैया ऐसी वेव की इक्वेशन होती है जो कि ऐसे करके इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही हो, उसमें भी कुछ लोचा है। क्या लोचा है कि जो पार्टिकल, क्या चीज, जो पार्टिकल ऊपर की तरफ मुंह मार रहा था वो एकदम से होना क्या चाहिए था ना, ये वाला पार्टिकल को ऐसे जा रहा होता है ऊपर की तरफ, ये जस्ट एकदम से तुरंत इसकी डायरेक्शन वेलोसिटी की रिवर्ट हो गई, नेगेटिव डायरेक्शन में जाने लग गया। नहीं आ रही मेरी बात समझ में? मतलब जिस पार्टिकल को प्लस ए पर होना चाहिए था वो तुरंत माइनस ए पर पहुंच गया होगा, है या नहीं है? तो मैं एकदम से ये कह दूं कि प्लस ए से माइनस ए, यानी कि वो एकदम से विद इन 0 सेकंड पाई फेज घूम गया, हो गया नहीं हो गया? मतलब कि टकराने की वजह से उसकी वेव की इक्वेशन में एक एडिशनल फेज डिफरेंस आ गया पाई का। मेरी बात समझ में आ गई? बोलो कोई दिक्कत? ठीक, समझ में आ रही बात? तो जब कोई स्ट्रिंग पर चलने वाली पल्स किसी रिजिड सपोर्ट से टकराती है तो टकराने पर उसकी वेव की इक्वेशन में पाई का फेज चेंज और आ जाता है। मेरी बात समझ में आ गई? याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई, हाँ यही फिक्स्ड एंड है, मतलब ये वाला एंड फिक्स हो गया। अच्छा ये वाला एंड फिक्स है, मुझे बताना ये कभी हिलेगा क्या यहाँ से? ये कहीं नहीं हिलेगा, तो मतलब कि इस वाले फिक्स्ड एंड का डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है? हमेशा 0 है। मेरी बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अच्छा, अब इसको मेमोराइज करने के लिए हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक समझ सकते हैं। कैसे? पहली बात तो ये हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसको एक तरीके से और फील किया जा सकता है। कैसे? ऐसा मान लो कि जब ये ऐसे आ रही थी ना, जब ये ऐसे आ रही थी तो यहां से पीछे से, इस रिजल्ट सपोर्ट के पीछे से, रिजल्ट सपोर्ट के एक ऐसी वेव और प्रोपेगेट कर रही थी, ये खाली मनगढ़ंत है, एक ऐसी वेव और प्रोपेगेट कर रही थी इधर की तरफ, किधर की तरफ? अच्छा, जैसे ही ये बिल्कुल एग्जैक्टली यहां पर आए, मीट करे, ऐसा मान लो कि ये वाली वेव जो थी, ये वाली पल्स जो थी, वो तो वर्चुअल वर्ल्ड में चली गई पीछे, और ये वाली इधर आ गई। खाली मनगढ़ंत है ऐसा कुछ भी? बस, मेरी बात समझ में आ रही है?
कोई दिक्कत किसी को? बोलो। तो ये तो पढ़ा हमने फिक्स्ड एंड, क्या पढ़ा? अब इसके बाद ऐसे ही पढ़ेंगे हम लोग फ्री एंड। पहले छापो। अगला देखें ऐसी फ्री एंड, क्या देखें? फ्री एंड। फ्री एंड मतलब क्या? सिंपल सी बात ऐसा है कि मान लो यहाँ पे ऐसी कोई रॉड जैसी फिक्स चीज है, उसके अंदर मैंने क्या करा ना, स्ट्रिंग को जैसे बांधा सो बांधा, स्ट्रिंग को ऐसे बांध कर ऐसे पल्स स्टार्ट करी, उसमें ऐसे मान लो यहाँ पर एक रिंग डाल दी। क्या डाल दी? ये रिंग ऐसी ऐसे करके स्लाइड कर सकती है। तो ध्यान सोचो, बिल्कुल जो यहाँ वाला पार्टिकल है अब वो मूव कर सकता है या नहीं? मूव करने के लिए फ्री है, इसको बस फ्री एंड बोल देते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, ऊपर वाले को पहले ऐसे लाइन खींच दें जिससे मिक्स ना हो। मान लेते हैं वी रफ्तार से ऐसे दौड़ रही थी, इसकी वेव की कुछ इक्वेशन लिख देते हैं, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा। अब क्या होगा जब ये इससे टकराती है? जब इससे, सीधी सी बात है, लौट कर तो आएगी, आएगी नहीं आएगी? और जब ये लौट कर आती है, लौट कर, तो टकराने के बाद, टकराने के, ये आएगी तो सही लेकिन उल्टी नहीं होगी, आएगी तो सही लेकिन उल्टी। ये कैसी होती है मैं बता रहा हूं। ये वापस सिंपल ऐसे, ये पल्स गई, ये पल्स जैसे ही सोचो इसके पास पहुंचेगी, ये ऊपर जाएगा, फिर वापस नीचे आएगा, और फिर वापस से ये वैसी जैसी थी वैसी वापस आ जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। जैस हाँ बोलो। नहीं 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 नहीं, वो बताए कैसे आपको कंसिडर करना है। मान लो ये चीज है, ये थोड़ी देर के लिए ऐसा मान लेते हैं, ये पोर्शन हो गया इस पल्स का, जैसे ही इसके पास जाएगी, पहले सबसे पहले ये वाला पोर्शन पहुंचेगा, तब तक जीरो डिस्प्लेसमेंट। जैसे जैसे ये पास पहुंचेगी, जैसे जैसे पास, इसका डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जाएगा रिंग का, और बढ़ता है, और जैसे ही मैक्सिमम पहुंचेगा तब इसका बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ऐसा समझ लो कि इसका जो ये हिस्सा है ना, जब ये मैक्सिमम यहाँ पहुंचेगा तब तक इसका ये वाला जो हिस्सा है ये आगे एंटर कर गया होगा, ऐसा समझ लो, वर्चुअल वर्ल्ड में। ठीक है, तो क्या होगा, ये वापस ऐसे आ गई, आ गई नहीं आ गई, तो सिंपली ये जो रिफ्लेक्टेड वेव है, कौन सी वेव है, उसकी इक्वेशन में क्या लिखूंगा, y इज इक्वल टू ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी प्लस पाई। करना है या नहीं? नहीं करना, क्योंकि उल्टी थोड़ी ना हुई है अब। ठीक है, अच्छा मेरे को अगर इसमें ऐसी कंसिडर करनी हो एक वेव पल्स वर्चुअल वर्ल्ड में, तो कैसी कंसिडर करूंगा? कैसी कंसिडर करूंगा? ऐसे ही आती हुई, ऐसी रफ्तार से आ रही थी, जैसे यहाँ पे ये मिले, ये इधर निकल ली, और ये कौन सी, हाँ बिल्कुल टकराएंगी। देख सुपर इम्पोज, टकराने कोई वेव्स, दो वेव्स के टकराने को ही बोलते हैं सुपर इम्पोजिशन। क्या बोलते हैं? आपस में सुपर इम्पोज करेंगी। हुआ क्या, देख जैसे मान ले इसका, जैसे ही इसका ये मिनिमा यहाँ पहुंचेगा ना, तुरंत इसका भी ये मिनिमा यहाँ पहुंचेगा। ठीक है, फिर क्या होगा, थोड़ी सी दोनों अंदर घुस गई। अच्छा, जब इसका मैक्सिमा यहाँ आएगा तभी इसका भी मैक्सिमा यहाँ आएगा। तो ध्यान सुनना, किसी एक पार्टिकल को, किसी एक, जितनी एनर्जी इसने दी होगी उतनी एनर्जी इसने दे दी यहाँ वाले पार्टिकल को, इस रिंग को। इसका मतलब ये है कि अगर खाली ये अकेला होता तो ये एम्पलीट्यूड से उछाल लेता, खाली ये अकेला होता तो ए एम्पलीट्यूड से उछाल देता। अब दोनों मिलके हैं, तो इस वाले पार्टिकल का मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2a। सोचो, दोनों मिलके अपनी एनर्जी दे रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ दिस पार्टिकल इज इक्वल टू 2a। कुछ बात समझ में आ रही है? अभी थोड़ी देर बाद हम इसको मैथमेटिकली प्रूव भी कर देंगे कि ये एक्चुअली 2a आता है। बात समझ में आ रही है? हाँ बिल्कुल इमेजिन किया है, बस समझने के लिए आसान हो जाए। मैं थोड़ी देर बाद इसको मैथमेटिकली प्रूव भी कर दूंगा, उसकी टेंशन मत लो। कि तुम्हें इतनी बात समझ में आई कि फिक्स एंड पे क्या करना है, फ्री एंड पे क्या करना है। अच्छा, थोड़ी सी और बात समझते हैं। अब क्या करते हैं ना हम लोग, ऐसे समझो तुम्हारे पास दो स्ट्रिंग थी, क्या थी? दोनों स्ट्रिंग की डेंसिटी अलग अलग थी, दोनों स्ट्रिंग की डेंसिटी एक ऐसी मान लेते हैं और दूसरी ऐसी मान लेते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, ये डेंसर मीडियम है, ये रेयर मीडियम है। इसके लिए मान लेते हैं म्यू वन है डेंसिटी मास पर यूनिट लेंथ, और इसकी है म्यू टू, म्यू वन और, तो ऑब्वियस सी बात है कि म्यू वन इज ग्रेटर देन, ये बात समझ में आती है? ठीक है, अच्छा ध्यान सुनो। अब हमें पता है कि अगर मैंने यहां से कोई पल्स स्टार्ट करी, यहां से कोई, तो दोनों के लिए क्या चीज सेम रहेगी? फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी। हमने यहां से कोई पल्स छोड़ी, ऐसे करके झटका पड़ा,
क्या होगा, पल्स धीरे धीरे करके यहाँ पहुंचेगी। जैसे ही पल्स यहाँ पहुंचेगी, उस पल्स में से कुछ, देखो यहाँ पे पॉइंट आ रहा है दोनों के मिलने का, अब उस पल्स के एम्पलीट्यूड का कुछ पोर्शन तो यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वापस चला जाएगा और कुछ पोर्शन ट्रांसमिट हो जाएगा, कुछ पोर्शन। मेरी कुछ बात समझ में आ रही है? ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे पल्स की रफ्तार है v1 और यहाँ पे पल्स की रफ्तार है, मेरी बात समझ में आ रही है? अब तुम्हें पता है कि दोनों के केस में फ्रीक्वेंसी तो है सेम, फ्रीक्वेंसी तो है सेम, तो ऐसा लिख देते हैं F1 इज इक्वल टू F2, F1 इज इक्वल टू, ठीक है। अब बात करते हैं वेलोसिटी की, किसकी? वेलोसिटी की। कैसे बता दोगे जब तक मैं T1 और T2 ना बताऊं? टेंशन दोनों स्ट्रिंग में सेम भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है, ठीक है, पर अपन फिर भी फिलहाल के लिए मान के चलते हैं दोनों में टेंशन सेम। तो V1 इज इक्वल टू अंडर रूट टी अपॉन म्यू1 और V2 हो जाएगी अंडर रूट टी अपॉन म्यू2। अब क्योंकि म्यू1 की वैल्यू म्यू2 से बड़ी है, इसलिए V1 की वैल्यू V2 से छोटी हो जाएगी, ठीक है। चलो इतना समझ में आता है। अब क्या करा, बेसिकली जब मैंने यहाँ से डिस्टर्बेंस पैदा किया तो मैंने क्या दी, एनर्जी क्या दी, तो कुछ पावर इस पॉइंट पर इंसिडेंट हुई, कुछ पावर इस पॉइंट पे। अब उस इंसिडेंट पावर में से कुछ पावर तो इसमें ट्रांसमिट हो गई और कुछ रिफ्लेक्ट हो गई, कुछ। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं कि नहीं, पावर इंसिडेंट इज इक्वल टू पावर रिफ्लेक्टेड प्लस पावर ट्रांसमिटेड। बोलो कोई दिक्कत? ठीक है। अब इंसिडेंट पावर इस वाली वेव में है ना, इस वाली स्ट्रिंग के अंदर है, तो पावर, एवरेज पावर का क्या फॉर्मूला लिखा था, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर रो वी म्यू वी, म्यू वी। तो 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर। अब मेरे को यहाँ पे जो भी एम्पलीट्यूड आया, जो भी एम्पलीट्यूड, मतलब इंसिडेंट एम्पलीट्यूड का स्क्वायर लिखना पड़ेगा अगर मैं इंसिडेंट पावर लिख रहा हूं तो 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए स्क्वायर म्यू वी। तो म्यू इस वाली मीडियम की लिखूंगा क्योंकि इसमें इंसिडेंट वेव, म्यू1 इंटू वी1 इज इक्वल टू पावर रिफ्लेक्टेड में क्या लिखूंगा, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए रिफ्लेक्टेड का स्क्वायर म्यू2 इंटू वी2। बोलो नहीं, यहाँ मेरे को लिखना, क्योंकि सोचो रिफ्लेक्टेड वेव कहाँ पहुंचेगी, इसी वाली मीडियम में, तो क्या लिखना चाहिए, म्यू1 इंटू, कुछ बात समझ में आ रही है? बोलो। फिर आगे क्या लिखेंगे, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर ए ट्रांसमिटेड का स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या लिखना है, म्यू2 वी2, क्योंकि ट्रांसमिटेड वेव है सेकंड वाली स्ट्रिंग के अंदर, ठीक है। अब इसमें कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, 2 पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर तो गया, ठीक है। अब बचा ये, ठीक है। अच्छा मेरे को पता है कि T इज इक्वल टू होता है म्यू वी स्क्वायर, T इज इक्वल टू म्यू वी स्क्वायर होता है, V इज इक्वल टू अंडर टी बाई म्यू से, तो मैं म्यू वी को लिख सकता हूँ T बाई वी। बोलो लिख सकता हूँ या नहीं? तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा, ए आई स्क्वायर म्यू1 वी1 की जगह T अपॉन वी1 इज इक्वल टू ए रिफ्लेक्टेड का स्क्वायर T अपॉन वी1 प्लस ए ट्रांसमिटेड का स्क्वायर T अपॉन वी2। टी भी गया, कोई दिक्कत? अब सिंपली मैं इसको क्या लिख सकता हूं, ध्यान सुनना, मैं इसको लिख सकता हूं ए आई स्क्वायर माइनस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए टी स्क्वायर इंटू वी वन अपॉन वी टू। सोच लो, सोच लिया, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई, क्या आ गई? बेसिकली मैं निकालना क्या चाहता हूं, मेरा टास्क क्या है कि मैं मान लेता हूं जो भी मैंने इंसिडेंट वेव छोड़ी उसका एम्पलीट्यूड है ए आई, कितना है, तो मैं ए आर और ए टी बताना चाहता हूं मैथमेटिकल इक्वेशन की फॉर्म में। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। अब मैं ए आर और ए टी बताना चाहता हूं तो एक इक्वेशन तो ये मिल गई, एक और इक्वेशन मिल जाए। अब एक और इक्वेशन कैसे मिले, ध्यान सुनना, यहां से पल्स आई, उसने एम्पलीट्यूड पैदा किया ए आई, कितना, फिर ये पल्स का कुछ पोर्शन रिफ्लेक्ट हो गया। अब मुझे नहीं पता कि वापस ऐसे जाएगी या ऐसे जाएगी, दैट डिपेंड्स ऑन द डेंसिटीज ऑफ द मीडियम। अगर ये डेंसर है, अगर ये और ये रेयर है और ये, तो सीधी सी बात है ये पल्स फिर सीधी की सीधी वापस जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी, क्योंकि हमें अभी अभी हमने देखा था जब डेंसर से रेयर में जाती है ऐसे ऐसे चली जाती है, ठीक है। और ये वाली इसमें कुछ ऐसी वेव एक पल्स जाएगी, जाएगी नहीं जाएगी, ठीक है। इस वाली का एम्पलीट्यूड है ए आर, इसका है ए टी और इस वाली का है ए आई, ए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ किसके लिए? अब सिंपली होगा क्या ना कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला जो, इसको एक साथ में तीन एसएचएम मिलने, तीन एसएचएम, तीन एसएचएम कौन कौन से, एक तो ये जो आने वाला है ये एम्पलीट्यूड प्रोवाइड कर रहा है इसको ए आई, जाने वाला इसको एम्पलीट्यूड प्रोवाइड कर रहा है ए टी, और ये वाला करा रहा है ए आर। अब ध्यान सुनना,
हम मीडियम के एक साइड में आ जाते हैं। जैसे ही हम मीडियम के एक साइड में आए, ये वाली स्ट्रिंग के अंदर मैं बोलूंगा इस वाली स्ट्रिंग का जो आखिरी वाला पॉइंट है उसको दो एसएचएम मिल रहे हैं, उसमें से एक का एम्पलीट्यूड है एआई और एक का एम्पलीट्यूड है, तो उसको क्या मिलेंगे, दोनों एसएचएम का रिजल्टेंट हमेशा एसएचएम होता है, तो वो दोनों एम्पलीट्यूड सिंपली जुड़ जाएंगे। मैं बोल दूंगा भाई साहब इस वाली स्ट्रिंग का बिल्कुल जो लास्ट वाला पार्टिकल है उसका एम्पलीट्यूड एआई प्लस एआर है, एआई प्लस, फिर मैं इधर आ गया। अब मैं क्या बोलूंगा, इस वाली स्ट्रिंग का जो एकदम फर्स्ट वाला पार्टिकल है उसको एक एसएचएम मिल रहा है, उसका एम्पलीट्यूड है 80। मेरी बात समझ में आ रही है? अच्छा, एक समय पर दोनों बातें सही होनी चाहिए, क्योंकि पार्टिकल की तो एक ही के बारे में बात हो रही है। इसका मतलब ये बात पक्की हो जाती है कि ये होना ही पड़ेगा कि AI प्लस AR इज इक्वल टू 80। मेरी बात समझ में आ रही है? बिल्कुल भी ये ना सोचें कि इंसिडेंट एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड के बराबर होना चाहिए था। मेरी बात समझ में आ रही है? AI इज इक्वल टू AR प्लस 80 नहीं है, AI प्लस AR इज इक्वल टू 80 है। हाँ, एनर्जी के बारे में बात करें तो सही है कि इंसिडेंट पावर इज इक्वल टू रिफ्लेक्टेड पावर प्लस ट्रांसमिटेड पावर। मेरी कुछ बात समझ में आ रही है? ठीक है, ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। अच्छा, अब मेरे को AI प्लस AR पता है, इसको मैं सेकंड इक्वेशन मान लेता हूं। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा ना, सब्ट्रैक्ट कुछ नहीं, इस AI स्क्वायर माइनस AR स्क्वायर को लिख सकता हूं AI माइनस AR इंटू AI प्लस AR, लिख सकता हूं या नहीं? तो सिंपली इन दोनों इक्वेशन की मदद से मैं ऐसा लिख सकता हूं AI माइनस AR इंटू में AI प्लस AR, और AI प्लस AR की यहां से वैल्यू उठा के रख रहा हूं 80। ठीक है, दिस इज इक्वल टू 80 स्क्वायर इंटू V1 अपॉन V2। 80 से 80 गया तो क्या आ जाएगा, AI माइनस AR इज इक्वल टू 80 इंटू V1 बाई V2। इसको मान लेते थर्ड इक्वेशन। अभी कहानी पूरी नहीं हुई है। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको सिर्फ और सिर्फ AR और AT की वैल्यू निकालनी है। AR और, क्या मेरे पास दो इक्वेशन है, एक है AI प्लस AR और एक है AI माइनस AR। सबसे पहले मैं दोनों को जोड़ रहा हूं, सबसे पहले मैं दोनों को, ध्यान सुनना, जैसे ही मैं दोनों को जोड़ूंगा क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ा 2AI इज इक्वल टू 80 ब्रैकेट में 1 प्लस V1 अपॉन V2। तो 8, अच्छा ये हो जाएगा V1 प्लस V2 अपॉन V2, तो 80 की वैल्यू आ जाएगी 2, और इधर जाएगा तो V2 अपॉन में V1 प्लस V2 इंटू AI। ये बात समझ में आ गई? एक तो मेरे को ये फॉर्मूला याद करना है कि भाई साहब A ट्रांसमिटेड का ये फॉर्मूला है। अब क्या करें, इसमें पुट कर देते हैं, तो A रिफ्लेक्टेड आ जाएगा, करते हैं पुट, मान लो किधर करें, इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास है AI माइनस AR इज इक्वल टू, उसमें पुट कर रहे हैं 80 की वैल्यू, तो क्या आ जाएगा 2V1 V2 AI अपॉन V1 प्लस V2। तो मेरे को निकालनी थी AR की वैल्यू, तो क्या हो जाएगी, AI कॉमन लेके और इसको माइनस करेंगे इधर, 1 माइनस 2V1 V2 अपॉन में V1 प्लस V2। बोलो, तो सिंपली क्या हो जाएगी, AR इज इक्वल टू AI इंटू, ये क्या हो गया, V1 प्लस V2 माइनस 2V1 V2। कुछ गड़बड़ तो नहीं करी मैंने? अच्छा, नीचे वाला V2 गायब हो गया। ओके, तो यहाँ पे ये V2 आएगा, बस इतना ठीक है। एक V2 से एक V2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2V1 अपॉन V1 प्लस V2। फिर इसको कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगा, फाइनली इसको एलसीएम एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा यहाँ पे फिर फाइनली V2 माइनस V1 अपॉन V1 प्लस V2 प्लस V1। बोलो, तो मेरे पास ये A रिफ्लेक्टेड आ गया, क्या आ गया, तो सिंपल सी बात मेरे को समझ में आई कि A रिफ्लेक्टेड हो गया AI इंटू V2 माइनस V1 अपॉन V2 प्लस V1, और जबकि A ट्रांसमिटेड हो गया 2V2 अपॉन V2 प्लस V1 इंटू AI तो करना ही है। मेरी बात समझ में आ गई? बोलो, तो इसको क्या बोलेंगे, 80 को ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड, क्या बोलेंगे, AI क्या हो गया, इंसिडेंट एम्पलीट्यूड, ये AR, बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये V1 और V2 क्या है, ऐसा समझ लेना, सिंपल सी बात याद रखना, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में वेव इंसिडेंट कराई गई होगी, जिस मीडियम से इंसिडेंट कराई है उसमें रफ्तार को V1 मानेंगे, और जिसमें बाद में गया है, रिफ्लेक्ट हुई है, ट्रांसमिट हुई है, वो V2। मेरी बात समझ? अच्छा, अब मैं वो प्रूव कर देता हूँ मैथमेटिकली, फिक्स्ड एंड वाला और फ्री एंड वाला। फिक्स्ड एंड, ध्यान सुनना, इतनी बात जब आ गई है, यहाँ पे दिखेगा भी, दिख जाएगा, देखो मेरे पास मान लो यहाँ पर एक फिक्स्ड एंड है, क्या है, फिक्स्ड एंड को मैं क्या मानता हूँ कि भाई साहब ये रेयर है, ये डेंसर है, और डेंसर मीडियम मतलब बहुत ही ज्यादा डेंस, ऐसे ही तो मानते हैं, दीवार वगैरह खड़ी कर दी ऐसे, बहुत ही ज्यादा डेंस। जब बहुत ही ज्यादा डेंस मीडियम होगा उसके लिए म्यू की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी,
और जब उसके लिए म्यू की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी तो उसमें वेव की रफ्तार v बहुत कम हो जाएगी नहीं हो जाएगी? मतलब मैं ऐसा मान सकता हूं कि v2 इज वेरी वेरी लेस देन v1। बोलो कब? जब रेयर से डेंसर में जा रहा है, फिक्स्ड एंड की बात है, ठीक है। तो मैं उसके लिए रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड निकाल लूं। ध्यान सुनना, मैं सबसे पहले निकालता हूं रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड। रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड का क्या फॉर्मूला था? v2 माइनस v1 अपॉन v2 प्लस v1 इंटू ai। ठीक है, तो v2 माइनस v1, तो ऐसे लिखते हैं v2 माइनस v1 अपॉन v2 प्लस v1 इंटू ai। अब ध्यान सुनना, हमें पता है v2 की वैल्यू v1 से बहुत छोटी है, तो इस v2 को नेग्लेक्ट कर दूं, इस v2 को नेग्लेक्ट कर दूं, यहाँ पे माइनस ai आ गया या नहीं आ गया? मतलब जो रिफ्लेक्टेड एम्पलीट्यूड होगा दैट विल बी माइनस ऑफ इंसिडेंट एम्पलीट्यूड। नहीं आ रही बात समझ में? इसलिए तो ऐसा होता था कि अगर पल्स ऐसे आ रही है तो वो जाते टाइम ऐसे जाएगी। ये माइनस शब्द का समझ में आ गया? बोलो अब ऐसे ही मैं ट्रांसमिटेड निकाल लूं, ट्रांसमिटेड, ठीक है, तो ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड क्या होगा? सिंपली सोचना, 2v2 अपॉन v1 प्लस v2, तो सिंपली क्या लिखेंगे? 2v2 अपॉन v2 प्लस v1 इंटू ai। अब v2 टेंस टू जीरो है, v2 टेंस टू, तो कुल मिला के फाइनली ये जीरो सब जीरो हो गया, मतलब कि ट्रांसमिटेड, मतलब इस वेव की जो भी एनर्जी होगी, जो भी, वो सब के सब रिफ्लेक्ट होकर ऐसे आ जाएगी, उस वाले मीडियम में कोई एनर्जी। मेरी बात समझ में आ गई? बोलो कोई दिक्कत? अब ऐसे ही हम लोग करते हैं फ्री एंड का। किसका? फ्री एंड का करते हैं। फ्री एंड में क्या मानेंगे? डेंसर से रेयर। अच्छा, इस वाले केस में v1 की वैल्यू v2 से बहुत बड़ी हो जाएगी, तो ऐसे ही निकालते रिफ्लेक्टेड और ट्रांसमिटेड एम्पलीट्यूड। देखो सबसे पहले ए आर निकालते हैं। ए आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ए आई इंटू वी टू माइनस वी वन अपॉन वी टू प्लस वी वन। अच्छा, वी वन की वैल्यू बहुत छोटी, तो सिंपली क्या हो जाएगा? ए आई क्या हो जाएगा? वी वन की वैल्यू, सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, वी वन की वैल्यू लेस देन वी टू। डेंसर मीडियम है ना, तो म्यू की वैल्यू बहुत ज्यादा, तो उसकी वैल्यू थोड़ी बहुत, उसी के जैसा लिखा है, ठीक है। तो वी वन की वैल्यू लेस देन वी टू, उसमें हमने रखा वी वन को नेग्लेक्ट कर देंगे दोनों में, तो ए वी टू अपॉन वी टू यानी कि ए आई, तो सिंपली ए रिफ्लेक्टेड इज ए आई। जब भी तो ऐसा होता था कि अगर पल्स आई ऐसे है तो गई भी ऐसी ही थी, पॉजिटिव में आ रहा है। अच्छा, ऐसी ट्रांसमिटेड निकालें, ट्रांसमिटेड, तो ट्रांसमिटेड देखें, ए ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू 2v2 अपॉन v1 प्लस v2 इंटू ai। अब तुम्हें पता है कि v1 को नेग्लेक्ट करना है, तो क्या आएगा? ए ट्रांसमिटेड इज इक्वल टू 2ai। इसलिए तो ऐसा होता था कि जो ये वाला पार्टिकल है बिल्कुल, वो उसका एम्पलीट्यूड कितना हो जाता था? मैक्सिमम 2ai। कुछ बात समझ में आई? बोलो। उसमें बिल्कुल जाए, उसमें बिल्कुल ट्रांसमिट ही नहीं हो रही एनर्जी, जीरो इसमें हो गई, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि आपने वो छल्ला जैसे किसी रॉड वगैरह में डाला है, तो सिंपली उसको रॉड ही समझो, उसको फिर आगे की दीवार को भूल जाओ। मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो। और जबकि जब हम रेयर से डेंसर में जाते हैं, समझ लो आगे बहुत ही ज्यादा डेंस मीडियम है, इतना ज्यादा डेंस कि उसमें वेव प्रोपेगेट ही नहीं कर पा रही है, ठीक है, तब ऐसा होगा। मतलब कि एकदम पक्का डेंस, एक्सट्रीमली डेंसर मीडियम, एक्सट्रीमली रेयरर मीडियम में ऐसा ऐसा होगा, और कुछ बीच का हो तो ये मैंने तुम्हें एक्सप्लेन करा। तुम्हें इन मीडियम्स की म्यू वन म्यू टू वगैरह की वैल्यू दे दे, टेंशन बता दे, तो तुम v1 और v2 निकाल लोगे। फिर आपसे कोई भी पूछ ले कि कितना एम्पलीट्यूड रिफ्लेक्ट होगा, कितना ट्रांसमिट होगा, निकाल सकते हो ना आराम से। बोलो।